Hello guys, welcome to ChemBoost again. So today we will discuss alkyl and aryl halides lecture number 10. बेसिकली आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं SN1 रिएक्शंस को डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स के थ्रू एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। देन हम मैकेनिज्म देखेंगे SN1 रिएक्शन की, उसके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को देखेंगे, उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करेंगे। देन हम देखेंगे उन फैक्टर्स को जो SN1 रिएक्शंस के रेट को अफेक्ट करते हैं। आज आपका ये एल्काइल हैलाइड वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, बहुत ही नॉलेजेबल लेक्चर होने जा रहा है। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं SN1 रिएक्शंस को, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस। SN1 यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन reactions, unimolecular reactions। unimolecular reactions। सबसे पहले हम देखते हैं इन रिएक्शंस की डेफिनेशन को। आइए लिखते हैं SN1 रिएक्शंस की डेफिनेशन को। लिखिए पहले, फिर अंडरस्टैंड करते हैं। इफ द रेट determining step if the rate determining step of a nucleophilic substitution reaction of a nucleophilic substitution reaction involves only the substrate, और इन केसेस में हमारे पास क्या होता है सबस्ट्रेट? एल्काइल हैलाइड। and not the nucleophile। The reaction is known as SN1। यानी अगर हमारे पास जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, उसमें सिर्फ सबस्ट्रेट इन्वॉल्व हो, न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व ना हो, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं SN1 रिएक्शन। यानी हम क्लियरली ये बोल सकते हैं कि जो रेट है इन रिएक्शंस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल्काइल हैलाइड के कॉन्सेंट्रेशन के। दैट इज रेट is directly proportional to the concentration of alkyl halide। यही बात हमने डेफिनेशन में डिस्कस की। जिस तरीके से हम केमिकल काइनेटिक्स में लिखते थे, अगर कोई भी रिएक्शन है जिसका रेट है के है हमारे पास यहाँ पर रेट कांस्टेंट, अगर हमारे पास ए के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर पूछा जाए तो हम बोलते थे कि वो 1 है। तो इसी तरीके से यहाँ पर रेट इज इक्वल टू, जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा और सिर्फ एल्काइल हैलाइड ही होगा। यानी ये हमारे पास जो SN1 रिएक्शंस है ये कौन सी ऑर्डर काइनेटिक्स दिखाते हैं? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। लिख सकते हैं हम SN1 reactions
शो फर्स्ट order काइनेटिक्स। तो ये बात भी हमारे पास यहाँ पर क्लियर हो गई। इतना ही नहीं, हमारे पास काफ़ी SN1 रिएक्शंस ऐसी होती हैं, अगर हम उनमें एल्काइल हैलाइड को प्योर सॉल्वेंट में बिना न्यूक्लियोफाइल ऐड करें, हीट करें, तो भी वो रिएक्शंस हो जाती हैं। ऐसी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को हम बोलते हैं सोल्वोलिसिस रिएक्शंस। बेसिकली इन रिएक्शंस में हमारे पास जो सॉल्वेंट होता है वो एज अ मीडियम और एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल खुद को सर्व करता है और काफ़ी ग्रेटली इफेक्ट करता है रिएक्शन के रेट को। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, नोट बनाकर लिख लीजिए इसको। आइए लिखते हैं जो मैंने आपको बताया। मैनी SN1 रिएक्शंस, मैनी SN1 reactions occur simply upon heating the alkyl halide in a pure solvent without adding any nucleophile. Such nucleophilic substitution reactions are called solvolysis reactions, and solvent serves both as medium as well as the न्यूक्लियोफाइल। तो ये बात भी आप याद रखेंगे। एक बार रिपीट कर लेते हैं पूरी स्टोरी को। हम देख रहे हैं SN1 रिएक्शंस यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस। क्या होती हैं ये रिएक्शन? बेसिकली अगर हमारे पास जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, वो सिर्फ सबस्ट्रेट को इन्वॉल्व कर रहा हो, न्यूक्लियोफाइल को ना इन्वॉल्व कर रहा हो, ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं डियर? SN1 रिएक्शंस। यानी सिंपली अगर हम बोलना चाहें तो जो रेट होगा इन रिएक्शंस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन के सिर्फ। तो हम बोल सकते हैं कि जो SN1 रिएक्शंस हैं वो कौन सा ऑर्डर काइनेटिक्स शो कर रही हैं? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। उसके बाद हमने नोट डालकर लिखा कि काफ़ी SN1 रिएक्शंस हमारे पास ऐसी होती हैं अगर हम एल्काइल हैलाइड को प्योर सॉल्वेंट में सिंपली हीट करें तो वो हो जाती हैं विदाउट एडिंग एनी न्यूक्लियोफाइल। ऐसी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को हम बोलते हैं सोल्वोलिसिस रिएक्शंस, क्योंकि इनमें जो सॉल्वेंट होता है वो खुद एज अ मीडियम एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल सर्व करता है। तो आप इतना नोट कीजिए, देन हम चलते हैं लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो चलिए अब हम देखते हैं मैकेनिज्म पार्ट को। मैकेनिज्म लिखेंगे SN1 रिएक्शन इन एल्काइल हैलाइड। SN1 reaction in alkyl
हैलाइड्स। हम एग्जाम्पल लेते हैं टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का, CS3 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 Br। अगर हम इसकी रिएक्शन करवाएं H2O प्लस एसीटोन के साथ तो हमारे पास बन जाता है CS3 OH और साथ में हमारे पास बन गया HBr। ये हमारे पास कौन सा डिग्री एल्काइल हैलाइड है? 3 डिग्री, क्योंकि जिस कार्बन के साथ हेलोजन एटम अटैच्ड है डायरेक्टली उसके साथ डायरेक्टली 3 कार्बन एटम्स अटैच्ड हैं। अब देखिए हमारे पास ये है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड और ये है डियर टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। बेसिकली हमारे पास SN1 रिएक्शंस में मैकेनिज्म के 2 स्टेप्स होते हैं। आइए वन बाय वन हम उन देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट स्टेप। लिखेंगे फर्स्ट स्टेप में, ये बेसिकली हमारे पास स्लो स्टेप होता है। स्लो स्टेप इन्वॉल्व्स ionization to form carbocation। अब स्लो स्टेप है तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा ही। इट इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। किस तरीके से? देखिए ये है RL, इस पूरे ग्रुप को हमने डिनोट कर दिया R से और जो लिविंग ग्रुप है उसे L से। तो वहां पर ये आयोनाइज होकर हमें दे देता है R+ यानी कार्बोकैटायन, साथ में L-। ये हमारे पास होता है स्लो स्टेप। बेसिकली हमारे पास जो आयोनाइजेशन है वो होती है सोलवेंट के थ्रू, क्योंकि हमारे पास जो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है इसके लिए जो एनर्जी हुई है वो काफ़ी हद तक रिकवर हो जाती है R+ और L- के सॉल्वेशन से। तो ये बात आप याद रखिएगा। हम देखते हैं सेकंड स्टेप। लिखेंगे सेकंड स्टेप में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ऑन कार्बोकैटायन टू रिजल्ट इनटू प्रोडक्ट। किस तरीके से? R+ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और हमारे पास बन जाएगा R न्यूक्लियोफाइल। ये हमारे पास होता है फास्ट स्टेप। तो ये हमने आपको बहुत ही सिंपल वे में मैकेनिज्म को बता दिया कि इनमें हमारे पास 2 स्टेप्स होते हैं। और याद रखिएगा कि कौन सा स्लो स्टेप है, क्या फॉर्म उसमें होता है, कौन सा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो आप इस मैकेनिज्म पार्ट को नोट कीजिए। देन हम चलते हैं लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो चलिए डियर आगे देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SN1 रिएक्शंस, जिसमें सबसे पहले आप लिखेंगे इट इज यूनिमोलिकुलर। टू स्टेप प्रोसेस ऑलरेडी हम देख चुके हैं। सेकंड है हमारे पास
कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट is formed so rearrangement is possible in SN1 reaction। देखो भाई, हम काफ़ी पहले भी ये कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि जहाँ पर भी पॉसिबिलिटी बनती है कार्बोकैटायन की, वहाँ पर हमारे पास एक पॉसिबिलिटी ये रहती है कि वहाँ पर रीअरेंजमेंट हो। क्यों होता है रीअरेंजमेंट? क्योंकि उससे स्टेबल कार्बोकैटायन हमारे पास बन रहा होता है। मान लो प्राइमरी से सेकेंडरी बन रहा हो, सेकेंडरी से टर्शरी बन रहा हो। ऑलरेडी ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, पूरा कार्बोकैटायन के ऊपर लेक्चर है, उसकी एप्लीकेशंस को हम डिस्कस कर चुके हैं। एल्कीन्स में भी हमने इन एप्लीकेशंस को देखा था, तो यही बात यहाँ पर बताई गई है। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड ओनली। और हमारे पास यहाँ पर रेट होगा, अगर प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा। एल्काइल हैलाइड कौन से काइनेटिक शो करता है? ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन is independent of concentration and reactivity of nucleophile। That is, it is a first order काइनेटिक्स या रिएक्शन। तो अगर ग्राफ डियर मैं बोलूँ आपको प्लॉट करने के लिए रेट वर्सेस एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन, और एक मैं आपको ग्राफ बोलूँ प्लॉट करने के लिए रेट और न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन के रिस्पेक्ट में, तो खुद से ट्राई करो और आप कर लोगे। बताओ कैसा बनेगा ग्राफ। कर लिया होगा ट्राई? तो देखो, जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल्काइल हैलाइड के, तो हमारे पास कुछ इस तरीके का ग्राफ आएगा। और न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आएगा। कुछ भी वैल्यू रखो न्यूक्लियोफाइल की, हमारे पास रेट सेम ही आने वाला है, क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पर रेट डिपेंड करता ही नहीं है SN1 रिएक्शंस का। होपफुली क्लियर हुए होंगे दोनों ग्राफ्स, तो आप इसे नोट कीजिए। देन हम चलते हैं लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं एनर्जेटिक्स ऑफ SN1। जो पोटेंशियल एनर्जी प्रोफाइल है SN1 रिएक्शन का, आप क्लियरली देख सकते हैं कि वो ये शो कर रहा है कि इस रिएक्शन में 2 ट्रांजिशन स्टेट्स की फॉर्मेशन होती है और एक कार्बोकैटायन एज एन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है। आपने मैकेनिज्म पार्ट में देखा कि फर्स्ट स्टेप में हमारे पास जो एल्काइल हैलाइड है वो आयोनाइज होकर कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन कर रहा है, और जो ये स्टेप है ये हाईली एंडोथर्मिक होता है। डेट्स वाई इस स्टेप के कोरस्पॉन्डिंग जो ट्रांजिशन स्टेट होती है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी हाई होती है। ये हाई एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट होने के कारण जो फर्स्ट स्टेप है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है SN1 रिएक्शन का। सेकेंड स्टेप में आपने देखा कि न्यूक्लियोफाइल कार्बोकैटायन पर अटैक करता
करता है, ये जो स्टेप है ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है। डेट्स वाई इस स्टेप के कोरस्पॉन्डिंग जो ट्रांजिशन स्टेट होती है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी लो होती है। लो एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट होने के कारण न्यूक्लियोफाइल झट से कार्बोकैटायन पर अटैक करता है, बस उसके फॉर्मेशन की देरी है। यही बात इस चीज़ को भी एक्सप्लेन करता है डियर कि क्यों हमारे पास जो कंसंट्रेशन और स्ट्रेंथ है न्यूक्लियोफाइल की वो अफेक्ट नहीं करता है SN1 के रेट को। ये देखिए रिएक्टेंट्स, इंटरमीडिएट्स, प्रोडक्ट्स, ये हमारे पास बात थी एनर्जेटिक्स ऑफ SN1 रिएक्शन की। तो आप इसे नोट कीजिए, देन हम चलते हैं लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन को। बहुत ही मज़ेदार सेगमेंट है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए हम कंसीडर करते हैं एल्काइल हैलाइड CBr R3 R2 एंड R1। अब हमारे पास सोल्वोलिसिस हुई, सोल्वोलिसिस ये यहाँ से निकला और हमारे पास बन गया R2 C R3 एंड R1। आपको पता है SN1 मैकेनिज्म में हमारे पास कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है और प्लेनर होता है, और ये हमने दिखा दी इसके एम्प्टी ऑर्बिटल। अब देखो हमारे पास इसके बाद क्या होता था, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता था। अब देखो हमारे पास यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल के पास ऑप्शन है कि वो टॉप से अटैक करे या बॉटम से। विजुलाइज करो, देखो मान लीजिए ये कार्बन है, ये है R2, ये वाला R2 और ये है R3 और ये है R1, ठीक है, और इसके ऊपर है ऑर्बिटल। अब न्यूक्लियोफाइल के पास ऑप्शन है कि वो टॉप से भी अटैक कर सकता है और बॉटम से भी अटैक कर सकता है। अब हमारे पास यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है अगर वो टॉप से अटैक करे, न्यूक्लियोफाइल एंड टॉप अटैक, तो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन में रिटेंशन होता है। C न्यूक्लियोफाइल R3 पहले भी वेज पे था, R2 पहले भी डैश पे था और R1 पहले भी प्लेन में था। यहाँ पर क्या हुआ, रिटेंशन हुआ, किस चीज़ का, कॉन्फ़िगरेशन का। क्लियर। उसके बाद अगर न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करे, यानी हमारे पास बैक साइड नहीं, न्यूक्लियोफाइल अगर बॉटम से अटैक करे, बॉटम अटैक, तो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन हो जाता है। R2 R3 R1 न्यूक्लियोफाइल। This is inversion of configuration। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इसको आप कुछ इस तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं। मान लीजिए बहुत तेज़ तूफान है और आपके पास अम्ब्रेला है, तो अम्ब्रेला ऊपर की तरफ चला जाता है ना कई बार, तो ठीक उसी तरीके से आप इसे भी विजुलाइज कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास, मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूं कि जो SN1 मैकेनिज्म है उसमें जो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और प्लेनर है। न्यूक्लियोफाइल आइदर साइड से अटैक कर सकता है कार्बोकैटायन पर,
टॉप से भी और बॉटम से भी। अगर हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो कायरल है तो अटैक के बाद न्यूक्लियोफाइल के दोनों साइड से जो दोनों एनेंशियोमर्स फॉर्म होते हैं और जो मिक्सचर होता है उसे हम बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। ये सब ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम स्टीरियोकेमिस्ट्री में। अब हमारे पास जो एनेंशियोमर्स फॉर्म हुए हैं अगर वो इक्वल अमाउंट्स में फॉर्म हुए हैं तो जो रिएक्शन है उसे हम बोलेंगे कि उसमें कंप्लीट रेसमाइजेशन हुआ है। और कंप्लीट रेसमाइजेशन के केस में हमें कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने को नहीं मिलती मिक्सचर में। लेकिन अगर हम एक्चुअल प्रैक्टिस की बात करें तो हमारे पास रेसमाइजेशन, कंप्लीट रेसमाइजेशन रेयरली ऑब्जर्व होता है। हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसमें इन्वर्टेड प्रोडक्ट ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू रिटेंशन प्रोडक्ट के। अब ऐसा क्यों हुआ उसको समझिए। अब देखिए हमारे पास ये है R, C, R डैश, R डबल डैश एंड X। अब अगर मैं कहूं कि जो ये लिविंग ग्रुप है वो पूरी तरह निकला नहीं है, मतलब निकल रहा है लेकिन पूरी तरह से नहीं निकला है, तो हम उसको कुछ इस तरीके से दिखाएंगे। C, R, R डैश, मतलब पूरी तरीके से डिपार्चर उसका नहीं हुआ है, प्लस X माइनस। अब जब लिविंग ग्रुप पूरी तरीके से निकला नहीं है तो उसने तो इस साइड को ब्लॉक कर दिया। न्यूक्लियोफाइल क्यों अटैक करना चाहेगा? तो वो कहां से अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल बैक से ही अटैक करेगा। दिस इज लोन पेयर। फ्रंट साइड ऑफ कार्बोकैटायन इज ब्लॉक्ड। यही बात मैंने आपको बताई, ब्लॉक हो गया फ्रंट, क्योंकि अभी लिविंग ग्रुप पूरी तरीके से निकला नहीं है। तो न्यूक्लियोफाइल के पास ऑप्शन, सॉरी, जो लिविंग ग्रुप है वो पूरी तरीके से निकला नहीं है, तो न्यूक्लियोफाइल के पास क्या ऑप्शन बचता है? न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम बैक ओनली। अब अभी आपने देखा कि जब बॉटम से अटैक हुआ तो क्या हुआ? इन्वर्जन हुआ कि नहीं? तो हमारे पास बना न्यूक्लियोफाइल C, R, R डैश, R डबल डैश, इन्वर्टेड प्रोडक्ट। लेकिन अगर मान लो ये आयंस में कन्वर्ट हो गया, C, R, R डैश, R डबल डैश, अब यहां पर क्या बन गई? फ्री आयंस। दिस इज कार्बोकैटायन X माइनस, यहां पर ये बन गए फ्री आयंस। अब दोनों फेस ओपन है, न्यूक्लियोफाइल के पास छूट है कहीं से अटैक करे। बोथ फेसेस ऑफ कार्बोकैटायन आर फ्री। अब फ्री है तो न्यूक्लियोफाइल की मर्जी है, मन मर्जी करेगा अपनी, कहीं से अटैक करे। न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रंट, फ्रॉम फ्रंट एंड बैक। तो अभी हमने देखा कि टॉप अटैक होगा तो क्या होगा, बॉटम अटैक होगा तो क्या होगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट यहां पर बन जाएंगे R, C, R डैश, R डबल डैश, न्यूक्लियोफाइल प्लस न्यूक्लियोफाइल C, R, R double dash, this is R dash, R dash. Nucleophile can attack from front and back. This is nucleophile C, R dash, R dash. This is racemic mixture. Racemic mixture. आई थिंक अब कोई डाउट नहीं रह गया होगा। एक बार मैं पूरी स्टोरी को रिपीट कर दे रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। हम देख रहे हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन। हमने देखा कि SN1 मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है और प्लेनर होता है। अब न्यूक्लियोफाइल के पास ऑप्शन है, वो कहीं से भी अटैक कर सकता है, टॉप से भी अटैक कर सकता है, बॉटम से भी। किस तरीके से विजुलाइज किया था? मानो ये कार्बन है, ये R2, ये R3, ये R1 और ऊपर ऑर्बिटल। तो अब न्यूक्लियोफाइल टॉप से भी अटैक कर सकता है और बॉटम से भी।
टॉप से अटैक करता है तो हमारे पास रिटेंशन होता है कॉन्फ़िगरेशन में, बॉटम से अटैक करता है तो इन्वर्जन होता है हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन का। अब हमारे पास आपको पता है कि अगर रिएक्टेंट कायरल होगा तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक के बाद दोनों साइड से जो दोनों एनेंशियोमर्स फॉर्म होंगे और जो मिक्सचर होगा हमारे पास वो होगा रेसमिक मिक्सचर। अगर जो एनेंशियोमर्स फॉर्म हुए वो इक्वल अमाउंट्स में हुए हैं तो हम बोलेंगे कि रिएक्शन में हमारे पास कंप्लीट रेसोमाइजेशन हुआ है, और कंप्लीट रेसोमाइजेशन के केस में हमें कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने को नहीं मिलती। स्टीरियो केमिस्ट्री में हम बहुत अच्छे से इन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं। अब जब हम एक्चुअल प्रैक्टिस में देखें तो कंप्लीट रेसोमाइजेशन काफ़ी रेयरली ऑब्जर्व होता है। हमारे पास जो प्रोडक्ट होते हैं वो यूजुअली इन्वर्जन प्रोडक्ट उसमें ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू रिटेंशन प्रोडक्ट। ऐसा क्यों, उसको हमने कुछ इस तरीके से समझने की कोशिश की। हम क्या ले रहे हैं कि अभी मान लो कि लोन पेयर पूरी तरीके से डिपार्ट नहीं हुआ है तो जो फ्रंट साइड है वो तो ब्लॉक हो गई, तो न्यूक्लियोफाइल के पास क्या ऑप्शन बचेगा कि वो बैक साइड से अटैक करे, तो हमारे पास इन्वर्टेड प्रोडक्ट बन जाता है। और इस केस में जब वो फ्री आयंस बनते हैं तो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल के पास ऑप्शन है कि वो बैक से अटैक कर सकता है, फ्रंट से अटैक कर सकता है। और इसी तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास दोनों जो एनेंशियोमर्स होंगे और हमारे पास जो मिक्सचर होगा वो क्या होगा, रेसमिक मिक्सचर होगा। आई थिंक क्लियर हुई होगी आपको स्टीरियो केमिस्ट्री SN1 रिएक्शन की, तो आप इसे नोट कीजिए। देन हम चलते हैं लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। आगे लिखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ SN1 रिएक्शंस, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइल हैलाइड। देखो डियर, हमने डिस्कस कर लिया है कि जो कार्बोकैटायन एज एन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है इन रिएक्शंस में यानी SN1 रिएक्शंस में। तो अब आप एक बात बताओ, जितना स्टेबल हमारे पास कार्बोकैटायन फॉर्म होगा उतना ही रैपिडली हमारे पास SN1 रिएक्शन होना चाहिए कि नहीं? तो यही बात हम लिख देते हैं। द मोर स्टेबल द कार्बोकैटायन, द मोर स्टेबल द कार्बोकैटायन, the more stable the carbocation, the more rapid should be the SN1 reaction। तो अगर हम बात करें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस की, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस, तो आपको पता है कि टर्शरी हमारे पास ज़्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी से, और वो फर्दर ज़्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी से। एंड देन हमारे पास आता है मिथाइल कार्बोकैटायन, मिथाइल कार्बोकैटायन। अभी हमने कहा कि जितना स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उतना ही रैपिड हमारे पास SN1 रिएक्शन रहेगी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या रहेगा एल्काइल हैलाइड का? ऑर्डर ऑफ reactivity of alkyl halides in SN1 reaction, वो भी क्या होगा, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड देन मिथाइल हैलाइड्स। ये हमारे पास कंपैरिजन हो गया बिटवीन टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड मिथाइल कार्बोकैटायंस और मिथाइल हैलाइड्स। आई थिंक क्लियर हुआ होगा क्या कहना चाह रहे हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइल हैलाइड में। तो आप इस फैक्टर को नोट कीजिए, देन हम चलते हैं नेक्स्ट फैक्टर की तरफ। तो चलिए, नेक्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप।
आपने देखा कि हमारे पास SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है जब हमारे पास लीविंग ग्रुप का रिमूवल हो जाता है। तो जितना बेटर लीविंग ग्रुप होगा उतनी ही हमारे पास एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी होगी SN1 रिएक्शंस में। क्लियरली थोड़ा और डीप में जाएं, हमारे पास लिविंग ग्रुप बेटर है, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हमारे पास जो ट्रांजिशन स्टेट है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी जो कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन कर रहा है। तो ऑब्वियसली हमारे पास जो रिएक्टिविटी है एल्काइल हैलाइड के SN1 रिएक्शंस में वो इंक्रीज होगी। तो यही बात हम लिख देते हैं, बेटर द लिविंग ग्रुप better the leaving group lesser is the activation energy, lesser is the E activation यानी activation energy किसके लिए? for the transition state, for the transition state leading to the formation of carbocation, to the formation of carbocation and hence more stable, more should be, stable नहीं, more should be, more should be the reactivity of alkyl halide in SN1 reaction, in SN1 reactions। तो अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, सबसे पहले अगर हम बात करें लिविंग ग्रुप्स की, लिविंग ग्रुप्स की, तो उसमें सबसे पहले होता है टोसाइलेट आयन, देन आयोडाइड आयन, देन ब्रोमाइड आयन, देन क्लोराइड आयन एंड देन फ्लोराइड आयन। टोसाइलेट हमारे पास होता है कुछ इस तरीके से, CH3, काफ़ी अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, S डबल बॉन्ड O O माइनस। शॉर्ट में हम इसको दिखा देते हैं OTS माइनस से। दिस इज टोसाइलेट आयन। तो इसके कोरस्पोंडिंग रिएक्टिविटी क्या होगी डिफरेंट सबस्टेट की SN1 रिएक्शन में? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट सबस्ट्रेट्स वो होगी एल्काइल टोसाइलेट, एल्काइल आयोडाइड्स, एल्काइल ब्रोमाइड्स, एल्काइल क्लोराइड्स एंड एल्काइल फ्लोराइड्स। क्लियर? डिफरेंट सबस्ट्रेट। तो यहां पर हमारे पास ये सेकंड फैक्टर फिनिश हुआ, तो आप इसे नोट कीजिए। देन हम चलते हैं रिमेनिंग फैक्टर्स की तरफ। तो चलिए डियर, अब हम देखते हैं नेक्स्ट फैक्टर जो है पोलैरिटी ऑफ द सोलवेंट। आपने देखा कि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है SN1 रिएक्शंस का, वहाँ पर आयंस की फॉर्मेशन हो रखी है। कार्बोकैटायन लगा लो, हैलाइड आयन लगा लो, तो हमारे पास इस वजह से जो पोलर प्रोटिक सोलवेंट्स हैं जिनमें हाइड्रोजन एक
इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच्ड होता है, जैसे कि वाटर हो गया, अल्कोहल्स हो गए या एसिड्स हो गए, वो हमारे पास इन आयंस को सोलवेट करते हैं। और हमारे पास जो ये सोल्वेशन है ये आयंस को तो स्टेबलाइज करता है, साथ में साथ उन ट्रांजिशन स्टेट को भी स्टेबलाइज करता है जो इन आयंस की फॉर्मेशन करवाते हैं। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि जो सोल्वेशन प्रोसेस है वो एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट करता है, जो कि हमारे पास फैसिलिटेट करता है फर्दर आयोनाइजेशन के स्टेप को। तो कंक्लूजन पर हम क्या कह सकते हैं कि जो SN1 रिएक्शंस हैं वो फेवरेबल होती हैं बाइपोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स, और फर्दर हमारे पास जितनी ज़्यादा पोलैरिटी होगी सॉल्वेंट की उतनी ही उसकी आयोनाइजेशन पावर होगी, और उतनी हमारे पास जो SN1 रिएक्शन का रेट है वो फास्ट होगा। यही बात हम लिख देते हैं डियर। SN1 reactions are favored by polar protic solvents. Polar protic solvents and further greater the polarity of the solvent, more is its ionizing power, and hence faster is the rate of SN1 रिएक्शन। बेसिकली थोड़ा और डीप में चलें तो जो आयोनाइजिंग पावर होती है सॉल्वेंट की वो हम डिटरमाइन करते हैं बाय इट्स डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जितनी ज़्यादा हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होगी उतना ही ग्रेटर हमारे पास आयोनाइजिंग पावर होगा उस सॉल्वेंट का। कुछ सॉल्वेंट्स का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स मैं आपको दिखा देता हूँ। लिखेंगे सॉल्वेंट, नीचे लिखेंगे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जितना ज़्यादा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट उतनी ही ज़्यादा हमारे पास आयोनाइजिंग पावर। अगर हम बात करें एसिटिक एसिड की, देखो इस केस में हमारे पास जो H है वो ऑक्सीजन के साथ अटैच है जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है 6.2। देन हम बात करें टर्शरी अल्कोहल की तो यहाँ पर 10.9, 24.3, CH3OH की 6, एसिटिक एसिड की 33.6, H2O की 58 लिखेंगे इसकी, 33.6 उसकी है, 58 इसकी, देन 81। तो आप बताएं किसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज़्यादा है? ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और ये हमारे पास सॉल्वेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स। अब देखें अगर हम तो H2O का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज़्यादा, यानी इसकी आयोनाइजिंग पावर इन सब के कंपैरिजन में, यानी जिनकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इससे कम है उनसे इसकी जो आयोनाइजिंग पावर है वो ज़्यादा रहेगी। कई बार हमारे पास जो सॉल्वेंट होता है वो काफ़ी डोमिनेंट रोल प्ले करता है, वो कम्प्लीटली रिवर्स कर देता है मैकेनिज्म को। क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो आपको पता है अगर हम बात करें मिथाइल ब्रोमाइड की, अलग से है ये कॉन्सेप्ट। अगर हम बात करें मिथाइल ब्रोमाइड की,
आपको पता है ये हमारे पास एक्वस एल्कोहलिक मीडियम में हाइड्रोलाइज होकर SN2 मैकेनिज्म दिखाता है, क्योंकि अगर SN1 होता तो प्राइमरी कार्बोकैटायन कोई इतना स्टेबल है नहीं, लेकिन SN2 में यहाँ पर कोई स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं है, तो हमारे पास ये SN2 दिखा देता है एल्कोहल SN2 और हमारे पास बन जाता है CH3OH। लेकिन अगर हमें इसे हाइड्रोलाइज करवाना हो SN1 मैकेनिज्म से तो फॉर्मिक एसिड जिसमें थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर हो तो हमारे पास ये SN1 मैकेनिज्म दिखा देता है HCOOH। तो यही बात तो हमने बोली कि सॉल्वेंट काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले कर रहा होता है। दिस इज SN1, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप शायद ना पूछे लेकिन आगे चलकर आपको ये यूज़ में आ सकता है, तो ये भी आप नोट कर लीजिए। तो ये हमारे पास बात हो गई थर्ड फैक्टर की, तो आप इसे नोट कीजिए। देन हम चलते हैं लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो चलिए नेक्स्ट फैक्टर हम देखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। देखिए अब आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि SN1 रिएक्शंस में न्यूक्लियोफाइल रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जो रिएक्शन है पार्टिसिपेट नहीं करता, तो हमारे पास जो स्ट्रेंथ है न्यूक्लियोफाइल की उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा इन रिएक्शंस के रेट पर। तो लिख देते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ the nucleophile has no effect on the rate of SN1 reactions, क्योंकि हमारे पास as the nucleophile does not take part in the RDS rate determining step of the reaction, तो यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट होता है पूरा SN1 रिएक्शन। बिल्कुल हमने A to Z सभी कॉन्सेप्ट्स को काफ़ी अच्छे तरीके से एनालाइज करने की कोशिश की है। होपफुली आपने भी लेक्चर को एंजॉय किया होगा। तो चलिए टिल नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।